Okay guys, so welcome back to AS Business 9609 हमारे पास and we are done with the 5 marker question. लास्ट क्लास के अंदर जो कल की हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने 5 marker क्वेश्चन कंप्लीट किया था और 5 marker क्वेश्चन हमारे पास जो है वी आर डन विद दैट। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो है वो बेसिकली वी नीड टू स्टार्ट दी HRM। ठीक है, एक शॉर्ट क्लास में कंडक्ट करूंगा जिसके अंदर एक छोटे टॉपिक्स यूनिट 1 के मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस वगैरह है, वो मैं इस वीक के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करके करवाऊंगा। आई नीड टू स्टार्ट द यूनिट 2 ना। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने हैं आज हमारे पास, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विच इज नोन एज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सर ये जो हमारे पास HRM है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली हमारे पास? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, HRM का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें HR को समझना जरूरी है। HR का मतलब क्या है हमारे पास? HR का मतलब है हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेबर की। अब सर लेबर का मतलब क्या है हमारे पास? द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेबर का मतलब हमारे पास ये, यहाँ पे लेबर को आप ये भी कह सकते हो कि लेबर का मतलब है हमारे पास द मैन पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे इसको मैं अगर फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो इट इज नोन एज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब चाहे आप सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलें या फिर आप इसको लेबर बोलें या फिर आप इसको बोलें वर्कफोर्स, तो अभी हम मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वर्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स को समझ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वन ऑफ द रिसोर्स। लेट्स सपोज कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ऑफ ऑपरेशन लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर वेल इक्विप्ड विद द मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल, लेकिन दे डू नॉट हैव द डॉक्टर सर्जन मेडिकल स्टाफ, तो क्या वो हॉस्पिटल ऑपरेट कर सकते हैं? नो। इसी तरीके से हमारे पास व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स बहुत अच्छी हैं, वेल इक्विप्ड है, सब कुछ है, बट दे डू नॉट हैव द टीचर्स, तो क्या वो पर्टिकुलर एजुकेशन सेंटर ऑपरेट या रन कर सकता है? नो। तो यहाँ पे जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर है, एक हमारे पास होते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं स्किल्ड वर्कर्स। अब जो हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव द क्वालिफिकेशन डिग्री जिसकी वजह से वो अपनी फिजिकल एफर्ट से सर्व कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है जो क्लीनिंग और पियोन वगैरह हमारे पास होते हैं, दे आर नोन एज द अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि स्किल वर्कर्स होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन दी मेंटल एक्टिविटी। अब सर मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ मैनेजर की, मैं बात करता हूँ टीचर की, मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ये जो अकाउंटेंट्स आईटी डेवलपर्स हैं, मतलब दे हैव क्वालिफिकेशन एंड डिग्री एंड दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग देयर स्किल्स नॉलेज टू सर्व एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे अनस्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी दो कैटेगरीज है। अब ये हो गया हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। अब सर ये यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? आज उसको स्टार्ट करने से पहले एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं उसको। एक बिजनेस हमारे पास स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, या फिर आप कहें कि ये जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो एक सोल ट्रेडर सिंगल ओनर बिजनेस है। तो यू ऑल नो कि जो हमारे पास सोल ट्रेडर सिंगल ओनर बिजनेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि लेट्स सपोज एक्स हमारे पास ओनर है, उसका एक बी, उसका एक सी और उसका एक ए एम्प्लॉय है। तो अब ये बिल्कुल एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, इसके अंदर हमारे पास क्लियरली पता चल रहा है कि जो एक्स है वो मैनेजर है,
ओनर है सॉरी, और ए बी सी जो है वो एम्प्लॉयज है जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर हमारे पास। तो अब इस टाइप के बिजनेस के अंदर तो कोई डिपार्टमेंट्स बनाने की या कोई डिविजन्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बिजनेस स्मॉल स्केल से ग्रो होके लार्ज स्केल पे चला जाए, और नाउ वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज, तो अब हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए हमें अब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सर क्यों? आज उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ऑफ अ स्कूल और अ कॉलेज। When you talk about the school or college, so we have different rooms in the premises of the school and the colleges in the education centers. Why they have different rooms? क्योंकि हमारे पास एट अ टाइम मल्टीपल सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं। अब एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उस पे एक कोने पे फिजिक्स, एक कोने पे केमिस्ट्री, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट, यहाँ पे हमारे पास बिजनेस नहीं हो सकती। मतलब सिंगल पर्टिकुलर रूम कैन नॉट केटर और एंटरटेन मल्टीपल क्लासेस, क्योंकि ईच सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है हमारे पास, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो जब लार्ज स्केल बिजनेस होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ साथ वहां पे हमारे पास नाउ वी हैव द वैरायटी। अकाउंटेंट्स हैं, एचआर के डिपार्टमेंट के लोग हैं, मार्केटियर्स हैं, मल्टीपल लोग हैं हमारे पास, वी हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स। तो अब सिंपली हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देंगे। एक होगा एचआर डिपार्टमेंट, एक होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होगा ऑपरेशन प्रोडक्शन, और एक होगा हमारे पास फाइनेंस। तो जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट रूम्स को एलोकेट कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हम वर्कर्स को डिवाइड कर देंगे इनटू देयर अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब लेट्स सपोज एचआर डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर एचआर के रिलेटेड लोग होंगे, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस। तो जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे वर्कर्स को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट द बिजनेस एक्टिविटी कैन कैरी आउट एफिशिएंटली। वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में है, किसके क्या रोल्स हैं, किसके क्या टास्क हैं, किसके क्या पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी है। तो इसका एक आउटकम है हमारे पास विच इज नोन एज एच आर डिपार्टमेंट। अब से ये जो एच आर डिपार्टमेंट है ये क्या है? इट्स अ पर्टिकुलर डिविजन दैट deals with all the labor related functions and issues। सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट है ये लेबर के रिलेटेड सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स को हायर करना है एचआर डिपार्टमेंट करेगा, वर्कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एचआर डिपार्टमेंट करेगा, वर्कर्स को ट्रेन करना है एचआर डिपार्टमेंट करेगा, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है एचआर डिपार्टमेंट करेगा। सो इट्स अ पर्टिकुलर डिविजन दैट डील्स विद ऑल द लेबर रिलेटेड इश्यूज। तो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे लोग होंगे जो लेबर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है दैट डील्स विद ऑल द लेबर रिलेटेड इश्यूज एंड फंक्शन। सो नाउ वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट कि सर डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, कि जिसके अंदर हम सारे वर्कर्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अब जो बंदा अकाउंटेंट होगा फाइनेंस के रिलेटेड होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से हमारे पास मार्केटर्स होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर किस डिपार्टमेंट में होंगे? ऑपरेशन प्रोडक्शन में। तो इसी तरीके से एचआर के रिलेटेड लोग एचआर डिपार्टमेंट में होंगे। अब हमारे पास ये तो एक कॉन्सेप्ट था, हमें ये समझना जरूरी है कि सर ये जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो हमारा पूरा यूनिट है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज नोन एज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको जरा आसान करते हैं। सर ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? लेबर। लेबर का मतलब क्या है हमारे पास? पीपल। पीपल मैनेजमेंट, how the employees are dealt, how the employees are led, how the employees are managed by the organization in the business। तो HRM is known as the people management, कि क्या कल्चर है, वर्कर्स को कैसे लीड किया जा रहा है, वर्कर्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है। इट्स एन अप्रोच ऑफ द HRM। तो सर ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कहती है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर है, वो लेबर एक वैल्यूएबल एसेट है।
अब सर एसेट का मतलब क्या होता है? इन अकाउंटिंग एसेट इज नोन एज अ थिंग दैट यू ओन. एसेट इज नोन एज अ पर्टिकुलर थिंग जो कि आप ओन करते हैं, जिसकी आप कॉस्ट फेस करते हैं. तो सर अगर मैं यहाँ पे लेबर को कह रहा हूं तो लेबर एसेट कैसे है, आज समझते हैं. लेट सपोज आप एक गाड़ी खरीदते हैं, और वो आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी की आपने क्या फेस करी? फाइनेंशियल कॉस्ट. उसकी आपने परचेज प्राइस फेस करी है, और आपने उसकी कॉस्ट फेस करी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास आपने लेबर को, सॉरी गाड़ी को आपने खरीदा है, उसकी आपने कॉस्ट फेस करी है. तो आप क्या कह रहे हो कि गाड़ी और दैट कार इज नोन एज द एसेट, क्योंकि मैंने उसको कॉस्ट फेस किया, मैं उसको ओन करता हूँ. अब आप गाड़ी चला रहे हैं, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एंड दैट पर्टिकुलर कार ब्रेक्स डाउन, गाड़ी खराब हो जाती है रोड पे, तो आप उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे, आग लगा देंगे? रिपेयर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो गाड़ी आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, उसको आप ओन करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि लेबर जो है वो वैल्यूएबल एसेट है. सर वैल्यूएबल एसेट क्यों है? क्योंकि हम उसकी कोई कॉस्ट फेस थोड़ी कर रहे हैं. लेबर की वैल्यूएबल एसेट होने की रीजन ये है कि लेबर को जब आप हायर करते हो तो उसकी हायरिंग कॉस्ट फेस करते हो. लेबर को जब आप ट्रेन करते हो तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट फेस करते हो. तो आप डिफरेंट कॉस्ट फेस कर रहे हो, तो लेबर आपकी वैल्यूएबल एसेट बन गई ना. तो यहाँ पे भी यही है. गाड़ी की जैसे आप मेंटेनेंस करते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और आपको परेशान ना करे, तो लेबर भी वैल्यूएबल एसेट है. तो ऑर्गेनाइजेशन की एचआरएम अप्रोच ये कहती है कि लेबर की भी कुछ पर्टिकुलर नीड्स होती हैं. और नीड्स क्या है? हमारे पास दो टाइप की नीड्स हैं. एक हमारे पास है सोशल, और दूसरी हमारे पास है फाइनेंशियल. तो लेबर की कुछ सोशल नीड्स हैं और लेबर की कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं. अब सर सोशल नीड्स क्या है, फाइनेंशियल नीड्स क्या है, आ जाए सुनते हैं, समझते हैं इसको. फाइनेंशियल नीड्स का मतलब है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर काम करता हूँ, किसी कॉलेज के अंदर जाता हूँ, तो मुझे सैलरी रिक्वायर्ड है, मुझे एक कंपनसेशन रिक्वायर्ड है, मुझे वहां पे अगर कोई पर्टिकुलर ज्यादा बैचेस हैं तो ज्यादा सैलरी रिक्वायर्ड है. तो इसी तरीके से वर्कर्स अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो दे नीड ओवर टाइम पे. इसी तरीके से अगर वर्कर्स कोई पर्टिकुलर यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो दे नीड ओवर टाइम एक्स्ट्रा अमाउंट, बोनस, कमीशन, ये सारे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं. और सोशल नीड्स का मतलब क्या है कि वर्कर्स नीड रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ है. तो वर्कर्स की कुछ नीड्स सोशल है, कुछ नीड्स क्या है, फाइनेंशियल है. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्कर की सोशल और फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे? सेटिस्फाई. और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? विद मोटिवेशन. तो व्हेन द वर्कर्स आर वर्किंग विद द सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू हैव, और दिस इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस, कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम. तो अगर मैं एचआरएम को डिफाइन करता हूं, तो एचआरएम is an approach in which an organization considers labor as a valuable asset, and it satisfies the social and financial needs of the workers so that they can be utilized optimally. This is the case. अगर यहाँ पे एचआरएम की अप्रोच को मैं ब्रेक डाउन करूं, तो इसका मतलब क्या है कि एचआरएम इज एन अप्रोच इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर लेबर एज अ वैल्यूएबल एसेट, और वो कंसिडर करती है वर्कर्स की सोशल एंड फाइनेंशियल नीड्स, ताकि वर्कर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज हो सके, मतलब वर्कर्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे हाई एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ ऑपरेट कर सके, ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. तो ये हमारे पास एचआरएम का कॉन्सेप्ट है. तो सर हमारे पास एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी तो होगा जहां पे लेबर की वैल्यू नहीं होगी और लेबर को मशीन की तरह कंसिडर किया जाता होगा. हाँ वो है, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. लेकिन इसको सुन ले, वो पर्सोनल मैनेजमेंट कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाती, पर्सोनल, जो कि हार्ड अप्रोच पे है.
कि वर्कर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मशीनरी की तरह, इनको यूटिलाइज करो, इनको इस्तेमाल करो, जब जरूरत है हायर करो, जब जरूरत नहीं उनको फायर कर दो। तो दैट इज एन ऑपोजिट अप्रोच। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट के हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। मार्केटिंग प्लान बनाना, प्रमोशन कैंपेन डिजाइन करना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, एडवर्टाइजमेंट करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट की भी फंक्शंस होते हैं, एंड वी हैव अ लिस्ट। नंबर वन, इट इज नोन एज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग द वर्कर्स, कि whenever there is a workforce gap, और जब भी हमें वर्कर्स की नीड होती है तो हम यहाँ पे वर्कर्स को हायर करते हैं। तो इट दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सेकंड इज नोन एज साइनिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जब भी हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो उनके साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट टू साइन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर थ्री, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की स्किल्स को एनहांस करना होता है, जब भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इश्यूज होते हैं या नई स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ताकि वर्कर्स की स्किल्स एनहांस हो सके। तो ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फंक्शन ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। नंबर फोर, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर, कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, टारगेट्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं। देन वी हैव मोटिवेशन, टू कीप द वर्कर्स मोटिवेटेड ताकि वो प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें और हमारे एचआर इश्यूज इतने ज्यादा इनकर ना हो। तो ये सारे के सारे बेसिक फंक्शंस हैं, एंड इवेंचुअली दीज आर द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो ये जो फंक्शंस हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, इवेंचुअली दीज आर द चैप्टर्स ऑफ द एचआरएम, जो कि हम एरिया है जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। नाउ गाइस, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर, दैट इज नोन एज वर्क फोर्स प्लानिंग। अब सुनते हैं, समझते हैं कि वर्क फोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, हर डिपार्टमेंट प्लान बनाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग प्लान बनाता है, जिसके अंदर वो डिसाइड करता है कि क्या कैसे प्रमोशन करनी है, कैसे प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, क्या मार्केटिंग बजट होगा, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, व्हाट वुड बी द सेल स्ट्रैटेजी। दैट इज नोन एज मार्केटिंग प्लान। फिर इसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है फाइनेंशियल प्लान, विच इज नोन एज बजटिंग। नहीं, फाइनेंशियल बजट होता है कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतना रेवेन्यू होगा। सिमिलरली, एचआर डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन वर्कफोर्स प्लानिंग। हम आगे ट्रेनिंग करनी है, हमें वर्कर्स को हायर करना है, हमें वर्कर्स को निकालना है, नई इंडक्शंस करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो वर्कफोर्स प्लानिंग का मतलब है कि लेबर रिलेटेड हम प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन को या एक्शंस को फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं होता हमारे पास कि हम पहले एक्शन लेंगे उसके बाद प्लान बनाएंगे। तो प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनीथिंग। तो वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होता है? वर्कफोर्स प्लानिंग इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप पे हम एनालाइज करते हैं। अब सर, किस चीज को एनालाइज करते हैं? हम एनालाइज करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को, कि हमारे पास कितने लोग हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर क्वालिटी और स्किल्स के वर्कर्स हैं। तो एनालाइजिंग का मतलब है कि सबसे पहले तो हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और क्या क्या क्वालिटीज और स्किल्स हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर वी आर गोइंग टू कंसिडर दी फैक्टर्स। अब सब वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब ये फैक्टर्स मतलब बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे वी आर गोइंग टू फॉलो इन एक्शन। इन फैक्टर्स को देखते हुए फिर हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे चलेंगे, दैट इज नोन एज द कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें करना क्या है, हमें हायरिंग करनी है, हमें फायरिंग करनी है, क्या। तो सर, वर्कफोर्स प्लानिंग क्या है? बेसिकली वर्कफोर्स प्लानिंग इज अ
process of analyzing the existing workforce and to predict the future need of workers in terms of quantity and क्वालिटी। अब ये पूरा एक प्रोसेस है कि पहले हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को एनालाइज करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स वी आर गोइंग टू फॉलो द एक्शन कि हमें करना क्या है, फ्यूचर में हमारी क्या नीड है। अब सर ये फैक्टर्स क्या है वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर जो कि हमें कंसिडर करना जरूरी है, या क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम फर्दर कोर्सेज ऑफ एक्शंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स क्या कह रही है। अब सर सेल्स फोरकास्टिंग क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे सेल्स को फोरकास्ट करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ A2। लेकिन सुन लो सिर्फ, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अपकमिंग ईयर के अंदर 2 इयर्स के अंदर हमारी सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब जैसे लेट सपोज हमारे पास जैसे सर्दियां आती हैं और हमारे पास कराची के अंदर एक ड्राई वेदर स्टार्ट होता है, डस्टी वेदर स्टार्ट होता है, तो मास्क की कंपैरेटिवली जो फेस मास्क होते हैं उसकी सेल्स बढ़ जाती है। तो इट्स अ प्रिडिक्शन कि हर साल हमारे पास मास्क की सेल इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर बढ़ेगी। इसी तरीके से रमजान आने वाले हैं तो डिमांड फॉर द फूड आइटम्स और इन सब की चीजें बढ़ेंगी। तो सेल्स फोरकास्टिंग क्या है? इट्स अ पर्टिकुलर मेथड टू प्रिडिक्ट द सेल्स कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर कैसे कितनी सेल्स बढ़ रही है। और अगर सेल्स बढ़ रही है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और हमारी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वी नीड टू हायर मोर वर्कर्स ताकि हम डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें। और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है सेल्स में तो इसका मतलब क्या है कि हमारी डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होगी, तो वी आर गोइंग टू कट डाउन द साइज ऑफ द वर्कफोर्स। तो नंबर वन सेल्स फोरकास्टिंग कैन बी द फैक्टर। नंबर टू हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अगर हमारे दूसरे कंपैटिटर्स या हमारी इंडस्ट्री टेक्निकली कंपैटिटिव हो रही है, दे आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ऑटोमेशन, एआई, तो रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लेबर की जगह मशीनरी पे और टेक्नोलॉजी पे हो रही है। तो वी नीड टू लुक एट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज वेल, कि रेट ऑफ टेक्नोलॉजी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस क्या है? अगर फ्यूचर के अंदर हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो वी नीड मोर वर्कर्स। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है, तो वी आर गोइंग टू कट डाउन द साइज ऑफ द वर्कर्स, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हम हायर करेंगे, लेकिन अब जब हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कट डाउन, वी आर गोइंग टू फायर द एम्प्लॉइज। नंबर फोर लेबर मार्केट सिचुएशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो इट इज चीपर टू हायर द लेबर, क्योंकि लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड द लोअर वेजेस। लेकिन अगर हमारे पास लेबर मार्केट की पोजीशन ये है कि हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब अब उनको आपको ज्यादा पैसे दे के हायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी लेवल्स, अगर प्रोडक्टिविटी लेवल्स कम हो रहे हैं, हमारे पास वर्कर्स की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग विद एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द ट्रेनिंग प्रोसेस कि हम वर्कर्स को, तो यहाँ पे इस चीज को समझना भी जरूरी है कि वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर सिर्फ हायरिंग एंड फायरिंग नहीं है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स प्लान। इस साल हम वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। यहाँ पे नई कुछ पर्टिकुलर स्किल्स एनहांस करनी है, वी नीड टू बिकम मोर कंपैटिटिव इन द मार्केट, तो हम वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी स्किल्स एनहांस हो सके। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, कि भाई कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्किल्स होती हैं जो बहुत रेयर होती है मार्केट में, वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती।
तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो स्किल रिक्वायर्ड है उसकी मार्केट के अंदर कितनी अवेलेबिलिटी, कोई ऐसी तो नहीं कि रेयर स्किल है। और अगर रेयर स्किल है तो इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ट्रेन करेंगे रादर देन हायरिंग, क्योंकि स्किल अवेलेबल नहीं है। वो बंदा जैसे फॉर एग्जांपल डाटा एनालिस्ट हो गए, एक्चुअल साइंसेस के लोग हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, तो ये बहुत रेयर स्किल होती है हमारे पास। तो अगर हमें इस टाइप की स्किल चाहिए तो अगर बंदा हमारे पास मार्केट के अंदर अगर अवेलेबल भी है तो उसकी पे इतनी ज्यादा होगी कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर टू एनहांस द स्किल्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग वर्कर्स, कि कोई ऐसा पोटेंशियल बंदा हो जिसको हम एजुकेट और ट्रेन करते हैं ताकि वो इफेक्टिवली इस काम को कर ले। तो दैट इज द गेम, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इन फैक्टर्स की बेसिस पे फिर बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा, ट्रेनिंग का, हायरिंग का, फायरिंग का, इन सारी चीजों का। So these are the factors of the workforce planning that we need to consider, and on the basis of the workforce planning, we are going to follow the other actions. So guys, we are starting with the recruitment selection, and recruitment selection basically हमारे पास अगर कहा जाए तो it is a process of hiring। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वर्कर्स को हायर करते हैं। लेकिन क्या अगर एग्जाम में हमसे पूछता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को डिफाइन करो फॉर 2 मार्क्स, तो आप ये लिखेंगे? नो। फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की हम डेफिनेशन क्या है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज अ प्रोसेस of hiring an individual to fill the workforce gap in terms of quantity and quality। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पर्टिकुलर साउंड डेफिनेशन है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट बता रही है किसका? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। अब सर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हम कब करेंगे? जब भी हमारे पास वैकेंसी होगी। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट की जाती है। व्हेन टू फॉलो दिस प्रोसेस? क्या एचआर डिपार्टमेंट हर वक्त रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहा होगा? नहीं। तो सर क्या क्या सिचुएशन होती है जब हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं? नंबर वन, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वी कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लेबर इज द रिक्वायरमेंट। मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूं तो आई नीड अ शेफ, आई नीड वेटर्स, आई नीड क्लीनिंग स्टाफ। ये सारे के सारे लोग होंगे जो कि मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तब हमें वर्कर्स की नीड होती है। नंबर टू, जब बिजनेस एक्सपैंड होता है, और जब एक्सपेंशन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिजनेस साइज ग्रो हो रहा है, तो नाउ वी नीड मोर वर्कर्स। तो बिजनेस इज गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ हायरिंग ताकि हम ज्यादा वर्कर्स की, हम एक्सपेंशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें विद द नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर थ्री, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा रिजाइन कर दे या रिटायरमेंट हो जाए। अब रेजिग्नेशन का मतलब क्या है? द एम्प्लॉयज आर लीविंग, या बंदा छोड़ के जा रहा हो। तो अब यहाँ पे एक चीज आओ, सेवन फैक्टर ये भी हो सकता है लेबर टर्नओवर वाला। अब एक फैक्टर है जो यहाँ पे मिसिंग हो गया था, हमसे मिस हो गया था, वो सुन लेगा कि वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर आपको लेबर टर्नओवर भी देखना पड़ता है कि हर साल आपको कितने लोग छोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर साल आपकी 100% वर्कर्स रिटेन करें। कुछ लोग होंगे छोड़ के चले आएंगे, रीलोकेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स छोड़ के आते हैं। तो वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर ये चीज भी देखना जरूरी है कि लेबर टर्नओवर क्या है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स छोड़ के आपको एनुअल बेसिस पे जाते हैं, उसकी बेसिस पे यू आर गोइंग टू मेक अ वर्कफोर्स प्लान कि हमें इतने नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करने ही होंगे। तो आज कमिंग बैक टू द सिचुएशन कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की क्या सिचुएशन है, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट। रेजिग्नेशन का मतलब है कि एक बंदा अगर खुद से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो अगर वो जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन के ग्रोथ नहीं है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वॉट एवर द रीजन इज, कि उसको किसी ने बोला यू डिजर्व बेटर और वो जा रहा है, अब वो छोड़ के जा रहा है, तो हमारे पास तो गैप आ गया ना, तो वी नीड टू फिल दैट गैप। और रिटायरमेंट का मतलब है कि वर्किंग एज क्रॉस हो गई है। अब वर्किंग एज क्रॉस होने का मतलब क्या है कि वो 60-65 का हो गया, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं कर सकता।
तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो गैप आ गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फॉलो द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस ताकि उस गैप को फिल कर सके। यहाँ पे फोर्थ वन, व्हेन न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव या लॉ का सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता था, but from this academic year they have offered and they have decided to offer this subject। तो अब क्या होगा कि दे आर गोइंग टू हायर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा सके। तो बच्चा यहाँ पे कहता है कि सर क्यों बंदा हायर कर रहे हैं, एक बंदा है हमारे पास पोटेंशियल, उसको ट्रेन कर दो। नहीं, अगर वो ऑक्यूपाइड है और वो अपना काम कर रहा है और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है और हमें नई स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे हायरिंग करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिटेल आउटलेट है, फिजिकल रिटेल आउटलेट, हमने ऑनलाइन स्टोर भी बना दिया है, तो अब ऑनलाइन वेब डेवलपर्स चाहिए, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड होगा, ऑनलाइन स्टोर मैनेजर रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी न्यू ओपनिंग्स एंड वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए हमें नई स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहले हम ऑनलाइन ऑपरेट नहीं करते, अब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। तो whenever the new skills are required, the organization is going to follow this process of hiring that is known as recruitment selection। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं थ्रू लेबर प्रोडक्टिविटी के, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट रेट क्या है, स्टैंडर्ड्स को कितना मीट कर रहा है। अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को मेजर करना है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हमें एचआर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। जितने अच्छे लोग हायर करेगा, जितने इफेक्टिव कैंडिडेट्स, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही बंदा सही वक्त पे सही जॉब के लिए मिल गया है, तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इफेक्टिव थी। और अगर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इफेक्टिव थी, सो इट मींस कि एचआर डिपार्टमेंट इज वर्किंग विद द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मिंग वेल। So this is the whole concept of recruitment selection। Next class के अंदर we are going to follow the process के how recruitment selection takes place along with the different types of recruitment। Is it clear, guys?